नमस्कार। आज हम इस देश के मीडिया को लेकर जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, न्यूज़ क्लिक के सहारे ही सही आप देश के वर्तमान मीडिया की स्थिति को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको लगता होगा कि मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, हमें क्या मतलब है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए मित्र, मीडिया जितना कमज़ोर होगा उतना आप कमज़ोर होंगे। मैं जितना कमज़ोर होऊंगा, मैं जितना लाचार बेबस होऊंगा, उतना ही लाचार और बेबस आप भी होंगे। क्योंकि मीडिया है तो आपकी आवाज़ है, मीडिया है तो आपके न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है, मीडिया है तो एक से एक प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव के खिलाफ खड़े होने की कोई ताकत आपके साथ खड़ा है। मीडिया नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं हैं। मीडिया नहीं है तो आपका वजूद खतरे में है। इस बात को समझिए। ये लगता होगा कि आप राष्ट्रीय फलक पर मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं आपके अनुकूल भी चल रही है, भारत पाकिस्तान हो रहा है, चाहे भारत चाइना हो रहा है, या जो कुछ भी ऐसी खबरें चलाई जाती हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, आपको लगता होगा कि अरे चलिए ठीक है, मियाँ सबको बाँस तो करता है। लेकिन जितनी इस तरीके की खबरें चलाई जाती है, ये समझिए कि आप लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो बुनियादी सवाल है जिससे आप 24 घंटे लड़ते हैं, वो तमाम खबरें मीडिया से दूर हो चुकी हैं। आप खुद गौर करिए ना, आपकी आवाज़ कहीं मीडिया बन पा रही है? निर्भया जैसे बलात्कार के केस इस देश में रोजाना घटित हो रही है। उज्जैन की घटना हाल ही में हुई है। कहीं कभी किसी ने निर्भया की तरह आपने खबर देखा? नहीं देखा ना। एक से एक भ्रष्टाचार के मसले सामने आ रहे हैं। क्या अन्ना आंदोलन की तरह कोई इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है? कोई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? ये जो मीडिया को जो कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो आपका नुकसान हुआ है। तो आज हम इस एपिसोड के सहारे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मीडिया के नियंत्रण करने से आप किस तरीके से लाचार और बेबस हो गए हैं। इस पूरी स्टोरी के माध्यम से ये आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए न्यूज़ क्लिक मामले में तो आपने सुना ही होगा। न्यूज़ क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है, उस FIR दर्ज में 3 लोगों के को नेम्ड एक्यूज बनाया है, जिसमें एक गिरफ्तार है, एक नज़रबंद है और एक अमेरिका में रहते हैं। वैसे एक नन FIR एक्यूज को भी उन्होंने गिरफ्तार किया है, पुष्कर जी के साथ उनको भी जेल भेजा है। और जो बात सामने आई है, प्रवीर पुरकायस्थ, गौतम नवलखा और नेविल राय सिंघम, ये 3 लोगों को अभियुक्त उन्होंने बनाया है। तो प्रवीर पुरकायस्थ गिरफ्तार हैं, जेल में गए। एक उनके सहयोगी बनर्जी, वो भी जेल में गए हैं। गौतम नवलखा पर पहले से उन पर कई का मामले हैं नक्सली के साथ खड़े होने का, इस वजह से वो हाउस अरेस्ट हैं पहले से ही। और ये जो जनाब है नेविल राय सिंघम नाम रखते हैं, ये अमेरिकन नागरिक हैं। वहाँ से फंडिंग को लेकर कुछ बातें हुई हैं कि चीन के पैसे के सहारे यहाँ की मीडिया, ये न्यूज़ क्लिक जो है सो अरुणाचल प्रदेश और हमारा जो हिस्सा है उस हिस्से को लेकर, कश्मीर को लेकर, इन्होंने चीन के प्रोपेगेंडा के रूप में इन्होंने अपने पोर्टल का इस्तेमाल किया है। इस वजह से इन पर मामला दर्ज हुआ और इस मामले के तहत 41 देश के पत्रकारों के यहाँ रेड भी हुआ, जिसमें 9 महिला पत्रकार भी हुए। रेड हुआ ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन एक चीज़ सामान्य तौर पर देखिए तो ये सारे के सारे पत्रकार सरकार के कामकाज के शैली पर सवाल खड़े करते रहे। इसमें एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है
जिनकी विश्वसनीयता इस बात को लेकर रही हो कि वो सरकार से सवाल कर रहे हो या सरकार और सिस्टम से सवाल जवाब कर रहे हो। एक भी ऐसे पत्रकार नहीं, सारे पत्रकार ऐसे हैं जो सवाल करने वाले हैं, चाहे विशाल हो, उर्मिलेश हो, जो भी नाम आप, भाषा सिंह हो, ये सवाल करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी के सहारे सरकार को असहज करते रहता है कि किस तरीके से सरकार के अंदर काम चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर मीडिया का काम भी ये है, लेकिन ये अलग बात है कि इस दौर में जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, एक रणनीति के तहत मीडिया को खेमे में बांट दिया गया कि जो सरकार के अनुसार चला रही है वो मीडिया है, और जो सरकार के से सवाल कर रही है वो मीडिया नहीं है। और पब्लिक भी उस इमेज को अपने अपने तरीके से उसको पसंद और नापसंद भी किया। जो सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार थे उनको उन्होंने देशद्रोही माना कि सरकार से वो सवाल क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आई हैं। और जो सरकार के एजेंडों पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपको अब देखते होइएगा कि कॉमनल एजेंडों पर जो काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो सरकार के का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव के साथ जो मीडिया खड़ी रहती है उसको लोग देशभक्त मीडिया कहते हैं। तो पहली बार देश में मीडिया खबरों के मामले में बांट दिए गए, ये कौन देशद्रोह प्रेमी है, कौन देशद्रोही है। बाद में गोदी मीडिया का भी प्रचलन हुआ। ये सारी चीज़ें चली आ रही है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप मतलब एक व्यक्ति के रूप में, जनता के रूप में, मीडिया का जब से ये बंटवारा हुआ, आप देखिए आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहा, आप अकेले हो गए हैं। आपके साथ बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जा रही है, फिर भी मीडिया खामोश रहती है, क्योंकि ये जो ऊपर से चली हुई चीज़ें हैं वो ज़मीन के थानेदार और वीडियो और सीओ तक पहुंच गया है। वो भी अब इसी अंदाज में बात करता है। और कोई मीडिया वाली खबर वाले चलाने के लिए साहस जुटाते हैं तो फिर उन पर मुकदमा या उनके ब्यूरो चीफ से मिलकर कुछ विज्ञापन दे देना, ये सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए नुकसान आपका हो रहा है। वैसे ये देश वही देश है जो आज़ादी के बाद एक वाक़या का हम संदर्भ के रूप में हम आपको बताएं कि इंडियन एक्सप्रेस और बाकी उस दौर में जो इंग्लिश अखबार थे, किसी अखबार के एक रिपोर्टर को, जो दिल्ली वेस्ट रिपोर्टर थे, उनको हटा दिया। आनन फानन में जो है पत्रकारों की बैठक हुई और एक पत्र नेहरू को भेजा गया, उसे नेहरू प्रधानमंत्री थे, कि हम एक प्रोटेस्ट मार्च लेकर आपके यहाँ आ रहे हैं, आप स्वागत के लिए गेट पर खड़े रहेंगे। बताइए कि उस समय में मीडिया कर्मियों की क्या नैतिक ताकत रही होगी कि एक प्रधानमंत्री को कह रहा है कि स्वागत के लिए गेट पर खड़े रहिए। एक वो दौर था और एक आज का दौर है कि एक प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया से आज तक कभी रूबरू हुए ही नहीं। वैसे प्रेस को लेकर इंदिरा गांधी का वो आपातकाल का भी दौर लोगों के, पत्रकारों के जेहन में है। जब 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था तो सबसे पहले तमाम मीडिया हाउस की बिजली काट दी गई थी, ताकि ये जो दिखाए छपे नहीं खबर। उसी में हिंदुस्तान टाइम्स के एक वर्गीस जी थे संपादक, अपने खुद खड़े होकर साइक्लो स्टाइल बिजली किसी तरीके से मुहैया करा के कुछ कॉपियाँ उन्होंने प्रकाशित कर दी थी। इंदिरा गांधी नाराज हो गई, उनको नौकरी से बिरला साहब हटा दिए और खुशवंत सिंह को संपादक बना दिए। तो वो भी दौर था, मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानून उन्होंने लाया, लेकिन सारे कानून के बावजूद भी वो दौर आपातकाल का, मतलब घोषित आपातकाल का दौर था और उसमें प्रतिबंध मीडिया पर लगाए गए। जिन मीडिया कर्मियों के अंदर ताकत थी उसने लड़ाई लड़ी, जिस मीडिया संस्थान के अंदर ताकत थी उसने लड़ाई लड़ी। यहाँ तक इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि उस समय में सरकार के विज्ञापन से ही अधिकांश मीडिया हाउस चल रहा था, तो कैटेगरी बांट दिया गया कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन बीच का रास्ता अख्तियार करता है, उसी के हिसाब से आप विज्ञापन दीजिए। ये भी दौर यहाँ के मीडिया वालों ने देखा, लेकिन लड़ता रहा। ये चीज़ें हैं, लड़ाई उन्होंने बंद नहीं की। मीडिया वाले, इस देश के मीडिया वालों ने लड़ाई नहीं बंद की, चाहे मीडिया संस्थान का मालिक हो,
चाहे पत्रकार हो, लड़ता रहा अपनी मजबूती के लिए। आज आपको पता है कि 180 देशों में हमारी क्या स्थिति है। हम इस इंडेक्स में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर जो इंडेक्स जारी होता है, पता है कि हम कहाँ हैं? 180 देशों में हम 161वें नंबर पर हैं। मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए थे उस समय में 112वें नंबर पर थे, आज 161वें नंबर से है। मतलब साउथ अफ्रीका के जो देश है, कंट्री हैं, आसपास अफ्रीकन कंट्री हैं, उससे भी बुरी स्थिति हमारे देश में मीडिया की है। जबकि हम कहते हैं कि भाई हम तो लोकतंत्र के जननी हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में मीडिया की क्या स्थिति है इस इंडेक्स से पता चल सकता है। खैर, ये चीज़ें चलती रही हैं। याद होगा बोफोर्स तो जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस का कागज बंद कर दिया गया था। उस दौर में कागज सरकार की तरफ से दी जाती थी, सरकार का सप्लाई होता था, क्योंकि सब्सिडी रेट में अखबार छपे, ये नीति रही थी। क्योंकि अगर जो रेट में पेपर मिलता है अगर उसी रेट में दिया जाता तो काफ़ी महंगा अखबार बिकता, इसलिए सरकार सब्सिडी देती थी, सस्ते दर में देती थी। बोफोर्स पर जब अरुण शौरी खबर लिखने शुरू किया और जब हंगामा होना शुरू हुआ देश में, तो उन्होंने कागज बंद कर दिया। साइक्लो स्टाइल का जो पेपर, साधारण थिन पेपर होता है, थिन पेपर पर अखबार छपनी शुरू हुई। लेकिन रामनाथ गोयनका और पूरी अखबार मीडिया राजीव गांधी से लड़ता रहा, समझौता नहीं किया। इसके लिए रामनाथ गोयनका को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। यूँ कहें तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बर्बाद हो गया उस दौर में। कोई एक कहानी नहीं है। रामोजी राव, ईटीवी नेटवर्क, वहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर उन्होंने चला दी, वो अपने अखबारों में। वहाँ उनका इनाडू अखबार है। पूरे उनके काम, जितने तरह के व्यवसाय थे, बिजनेस थे, सब पर हमला बोल दिया एक बार स्टेट गवर्नमेंट। यही वर्तमान आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होने के पिताजी राजशेखर रेड्डी। हम लोग उस दौर में ईटीवी में काम करते थे, लेकिन उस आदमी ने हजारों करोड़ का नुकसान झेला, लेकिन अपने स्टाफ को हटाया नहीं, ना ही सैलरी कभी बंद किया। ये अलग बात है कि ये लड़ाई वो 2-3 साल ही लड़ सके और उसके बाद उनकी पूरी मीडिया कंपनी रिलायंस के हाथों बिक गई। लेकिन जब तक उनके हाथों में रहा, वो पूरी ईमानदारी से लड़ते रहे, कभी सिस्टम के सामने झुका नहीं उन्होंने। न पत्रकारों को कहा कभी कि खबरों से समझौता कीजिए। वो भी एक दौर था। फिर ईटीवी जब रिलायंस ले लिया और आज तो टीवी 18 ग्रुप में वो शामिल हो गया है। आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है ईटीवी का। लेकिन लड़ता था पहले के समय में, मतलब ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ है, लोग लड़ते थे। 2010 तक की हम बात कर रहे हैं, फाइट करता था। लेकिन मोदी के आने के बाद अचानक चीज़ें बदलने शुरू हुई, और वो इस तरीके से बदला जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मीडिया हाउस तो लगा ही नहीं कि वो मीडिया हाउस है जो चंद वर्ष पहले ही अन्ना आंदोलन और निर्भया कांड में अपनी आक्रामकता दिखाई थी, याद होगा। मतलब ईंट से ईंट बजा दिया था मनमोहन सिंह की सरकार, वही मीडिया। और आज उसी मीडिया हाउस पर गौर करिए कि कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, फिर भी मीडिया चुप रहता है। बताइए, उज्जैन की घटना जहाँ गैंग रेप हुआ एक लड़की के साथ, जिस तरीके से घंटों वो तड़पती रही, किसी मीडिया ने उसको खबर तक नहीं बनाया। ये क्या है? एक बात समझ लीजिए कि भले ही आप देशभक्त और देशद्रोही मीडिया में बट गए, मीडिया हाउस भी इसी तरीके से बटे हुए हैं। जिन टीम इंडिया, मतलब जो विपक्षी एकता का जो गठबंधन है, जिन एंकरों का बहिष्कार किया है, ये भी स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनती जा रही है कि हम मीडिया कर्मी पार्टी बनते जा रहे हैं, हम मीडिया कर्मी प्रवक्ता बनते जा रहे हैं।
तो स्वाभाविक तौर पे ये चीज़ें दिखेंगी। लेकिन जिन बातों को लेकर हम आज आपसे इस मसले पर बात कर रहे हैं कि बात प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, बात नेहरू की नहीं है, बात राजीव गांधी की नहीं है और बात वाजपेयी की भी नहीं है। वाजपेयी ने भी तहलका जो ऑपरेशन किया था उसके बाद जिस तरीके से तहलका के पीछे वो पड़े, ध्वस्त कर दिया उन्होंने तहलका को, जबकि तहलका की एक स्टोरी सरकार के मंत्री को लेकर या कोई डील को लेकर स्टिंग ऑपरेशन था, लेकिन ढेर सारी ऐसी स्टोरी थी, ढेर सारी, जिस स्टोरी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ी, बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई। ये समझने वाली बात है कि मीडिया है तो आप हैं, मीडिया है तो आपकी पहचान है, मीडिया है तो आप स्वच्छंद होकर जी सकते हैं। मीडिया अगर शिकंजों में है तो आपकी आज़ादी छीनेगी। मीडिया अगर शिकंजों में है तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा। मीडिया अगर शिकंजों में पर है तो आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है वो हर पल हलचल आपसे छीना जाएगा। इसलिए मीडिया का नेचर ही यही होना चाहिए कि वो सरकारों से सवाल करे, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, आपके हर इशूज के साथ वो खड़ा रहे मीडिया, तभी डेमोक्रेसी में लोगों का आस्था बना रहेगा। लेकिन अगर ये स्थिति रही तो धीरे धीरे राज सत्ता में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि मीडिया को हमने अपनी चरण धूलि में बिठा बैठा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपके अनुसार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बात याद रखने की है, नुकसान जितनी मीडिया की हो रही है उससे कहीं बड़ा नुकसान आपका हो रहा है। क्योंकि आप जिस तरीके से अपना भरोसा, मतलब मीडिया में आपके बारे में खबर नहीं आए, आपके बारे में सच जनता तक नहीं पहुँचे, इसके सहारे आप सत्ता में भले आप बने हुए हैं, बने रह सकते हैं, लेकिन आपके प्रति लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूटता जाएगा और फिर एक दिन विस्फोट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि मीडिया जो है वो शॉक ऑब्जर्वर है, सत्ता और जनता के बीच का एक ऐसा शॉक ऑब्जर्वर है कि जब कभी जनता परेशान होती है तो मीडिया वाले के पास पहुंचकर अपनी व्यथा कहता है, और वो व्यथा जब अखबारों में छपती है, चैनल में चलता है, तो उसके दिल के अंदर जो एक गुब्बार रहता है वो बाहर निकल आता है कि चलिए हमने अपनी बात तो रख दी। क्योंकि बात रखनी ही सबसे बड़ी बात है, जो आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। चलिए, ये दौर आएंगे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मीडिया हाउस और पत्रकार आज समर्पण कर दिए, ये इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि अब बहुत मुश्किल है एक मीडिया हाउस का खड़ा होना जो सरकार से नज़रों में नज़र मिलाकर सवाल कर सके, नज़रों में नज़र मिलाकर खबर चला सके, खबर दिखा सके। क्योंकि हम सभी ने अपनी ज़मीर तक बेच दी है, और हम ये कभी नहीं सोचा कि हम जिस ज़मीर को बेच रहे हैं उससे इस देश के 140 करोड़ आबादी बेजुबान हो जाएगी।